ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पर आप लोगों के सामने होगा और इसको बोलते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है कि यूनेस्को ने जो 21 फरवरी है, अटेम्प्ट करिए इसको, यूनेस्को ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 2000 से। लैंग्वेज को इतना सपोर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कोई लैंग्वेज होती है ना दोस्त, वो ऐसा नहीं कि आज ही बन गई है, वो बकायदा लंबे समय तक उसके जो वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर में काम किया जाता है। वो लैंग्वेज आराम आराम से डेवलप होती है, बोली की भाषा में आगे आगे चीजें बढ़ती हैं। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पर आप लोगों के सामने होगा और इसको बोलते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। ये 25 हो गया, ठीक है ना, 24 ही चल रहा है क्या अभी? ये बड़ी दिक्कत है यार। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ जनवरी, यानी कि आज के दिन। तो देखने वाली बात क्या है, जो पर्सनली मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि भारत में हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके साथ में तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। और आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है कि यूनेस्को ने जो 21 फरवरी है, अटेम्प्ट करिए इसको, यूनेस्को ने 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 2000 से। ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था यहाँ पर, इसका आइडिया कहां से निकल कर आया? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो था वो किस देश से निकल कर आया, आप लोग को ये बता रहे हैं। इसमें था श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने बन जाता है। ये क्वेश्चन है एक तो यहाँ पर। दूसरा एक क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने पूछा यहाँ पर, ये हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है 8वां शेड्यूल है, उसके अंदर में टोटल कितनी लैंग्वेज है अब तो आप लोगों को ये भी पता है। ये बोला गया कि यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज है यहाँ पर, तो कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो इसका मतलब आप लोगों से एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि भाई जो 22 की 22 लैंग्वेज है उनका एक आइडिया आप लोगों को जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट उनको इतनी बार पढ़ लो, अगर याद भी नहीं है तो आप लोग ये समझ जाओ कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों ऑप्शन में से यार ये तो हम लोगों ने कम से कम नहीं पढ़ी है, ऐसा आप लोगों के माइंड में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है डोगरी, बोती, इसी के साथ में मैथिली और यहाँ पर है संथाली। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था एक और एग्जाम के अंदर में, यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट देकर भी आप लोगों से पूछा सकता है। यह है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो बात की जा रही है जैसे मलयालम हो गया, यहाँ पर इसी के साथ में कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी यहाँ पर जो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले डे देखते हैं, फिर सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट न रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 10th ऑफ जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि 10 जनवरी यानी कि आज ही की डेट में पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में आप लोग बोल सकते हो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो यहाँ पर जब देखने को मिली, तो उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है फिर आगे जाकर हम लोगों ने 10 जनवरी को डिक्लेयर यहाँ पर ये किया गया, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो 10 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है और कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेकर। एक है यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी दिवस और दूसरा है नेशनल हिंदी दिवस, जो कि 14th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में ये चीज देखी गई, जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने ये फील किया कि भाई जब तक हमारे देश के अंदर में कोई लैंग्वेज नहीं होगी जिसमें सारे लोग बात कर सके, हम लोग यूनाइट कैसे होंगे? तो यूनाइट होने के लिए लैंग्वेज जरूरी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस था उस टाइम पर। क्योंकि जर्मन में जाओगे जर्मनी देखने को मिलेगी, जापान में जाओगे जापानीज देखने को मिलेगी, फ्रांस में जाओगे फ्रेंच देखने को मिलेगी। तो ये देश उस टाइम पर काफी तकड़े लेवल पर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे और ये माना गया कि इनकी लैंग्वेज इनको यूनाइट करती है। देखो आप लोग गांव से कहीं दूर जाते हो, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए, सुकून मिलता है। या फिर दूसरे देश में आप लोग जाते हो, वहां पर कोई हिंदी बोलता हुआ दिख जाए तो ऐसा लगता है कि भाई रेगिस्तान में पानी मिल गया, ऐसी फीलिंग आती है। तो मतलब कहने का क्या है कि भाई अपने अपनेपन की फीलिंग आती है। तो लैंग्वेज जो है एक यूनाइटिंग फैक्टर है, बाइंडर है। जैसे नहीं कहते कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, यानी कि जो दवाई में जो पाउडर मिले होते हैं सारे, उनको बांधने का काम करता है बाइंडर। ऐसी लैंग्वेज जो है वो हमको एक दूसरे के साथ में बांधने का काम करती है। तो इसको लेकर डिबेट डिस्कशन भी किए गए हमारे देश के अंदर में, हिंदी को कैसे अडेप्ट करना है। तो बोला गया था कि हिंदी को फिर आगे चलकर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडेप्ट किया गया देवनागरी स्क्रिप्ट में यूनियन के द्वारा। आज की डेट में जो आप लोग एग्जाम भी देते हो नॉर्मली, उसमें आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि इंग्लिश में रहता है यूपीएससी का पेपर और हिंदी में रहता है।
बाकी और किसी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता है। तो आज भी उस चीज को फॉलो किया जा रहा है, ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कहां से निकल कर आया ये डे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि भाई आज की डेट में लैंग्वेज को इतना सपोर्ट क्यों किया जाता है। क्योंकि जो कोई लैंग्वेज होती है ना दोस्त, वो ऐसा नहीं कि आज ही बन गई है, वो बकायदा लंबे समय तक उसके जो वर्ड्स होते हैं उसके ऊपर में काम किया जाता है। वो लैंग्वेज आराम आराम से डेवलप होती है, बोली की भाषा में आगे आगे चीजें बढ़ती हैं। तो कोई भी लैंग्वेज अगर डेवलप हुई है तो उसके पीछे एक हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपैक्ट बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने भी यहां पर ये बोला था कि भाई लैंग्वेज को लेकर हम लोग काम करेंगे और पूरा एक दशक सेलिब्रेट करेंगे, जिसको इनके द्वारा बोला गया इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी कि 2022 से लेके 32 तक चल रहा है यहाँ पर ये, जिसमें ये लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि लैंग्वेज को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज जो है एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वो खत्म होती जा रही है। जैसे हर एक इंसान आज की डेट में बोलता है कि यार इंग्लिश बोलने आ जाए तो भाई उसको लोग इज्जत देने लगते हैं समाज के अंदर में। पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर कि लैंग्वेज अगर जो इंग्लिश के चक्कर में अगर सारी लैंग्वेज हम लोगों ने दूसरी छोड़ दी तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये निकल कर आएगी कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी कल्चर जो है उसको पीछे छोड़कर आ जाएंगे। तो इसलिए बार बार ये बोला जाता है कि भाई लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, ओनली भारत के अंदर में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोगों को लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए यहाँ पर काम किया गया इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो पूछे किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, तो 22 से लेके 32 तक का ये यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया। और इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के साथ साथ में यूनाइटेड नेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है यानी कि जो यूएन का मुखिया बॉडी है, उनके द्वारा 2019 को इंटरनेशनल जो ईयर ऑफ द इंडिजिनस लैंग्वेज के दो पर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट भी किया गया, यानी कि इसको एज ए ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया गया और बोला गया कि पूरे दशक तक हम लोग यहाँ पर जो इंडिजिनस यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको हम लोग सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या फायदा देखने को मिलेगा, इसे ये फायदा देखने को मिलेगा कि इन लैंग्वेज को हम लोग सिस्टमेटिक वे में जब आगे लेकर चलेंगे तो ये लैंग्वेज जो है कभी खत्म नहीं होगी। और यही चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ध्यान रखी। ओरिजिनली जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया दोस्तों, उस टाइम पर हमारे संविधान के अंदर में ऑलरेडी 8वां शेड्यूल था। इस 8वें शेड्यूल के अंदर में टोटल मिलाकर आप लोगों ने देखा था 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, 14 लैंग्वेज। अब वो 14 लैंग्वेज तो थी, अब उसमें अलग अलग संविधान में संशोधन करके अब वो 14 लैंग्वेज जो है वो 22 लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दी गई है। तो इससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको यहाँ पर भी फोकस किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा भी, और उसके बाद भी हमारे देश के अंदर में इस चीज को फोकस किया गया। और यहाँ से अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर अभी ऐड की गई है हमारे बेसिकली 8वें शेड्यूल के अंदर में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सिंधी लैंग्वेज, तो सिंधी लैंग्वेज जो थी 21st अमेंडमेंट किया गया 1967 में, तो सिंधी ऐड कर दी गई। इसी के साथ में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वां संविधान में संशोधन करके 1992 में ऐड कर दी गई। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2003 में ऐड कर दी गई। तो इस तरीके से आज की डेट में टोटल मिलाकर हमारी 22 लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये है बोडो, मैथिली और संथाली, यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये है बोडो, मैथिली और संथाली। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा आप लोगों से ये रियलिटी में कैसे पूछा है, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा है। इन्होंने यहाँ पर बोडो दे दिया, मैथिली दे दिया, संथाली दे दिया, डोगरी नहीं दी यहाँ पर। ठीक है, डोगरी की जगह इन्होंने बूती लिख दिया यहाँ पर। तो मतलब अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे, अब यूपीएससी आगे क्या कर सकता है, यूपीएससी आगे यहां पर बोल देगा, इन चारों लैंग्वेज का नाम लिख देगा, ये चारों लैंग्वेज बोल देगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये कौन सा संविधान संशोधन करके हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में ऐड की गई थी, 21वां, 71वां, 92वां या फिर आगे बोल देगा कोई 105 कुछ भी ऐसा करके। तो अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं समझ रखी है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए ढंग से चीजों को समझ के चलना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर हो गया। यहाँ पर ये सारे अलग अलग टॉपिक है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये अलग अलग टॉपिक के तौर पर आप लोग के सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है ये आप लोग यहाँ पर समझिए। अभी यहाँ पर बांग्लादेश बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आगे भी न्यूज में आ सकता है। आप लोगों को पता है जब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग देश बन गए थे, तो बांग्लादेश जो था यहाँ पर वो बेसिकली पाकिस्तान का पार्ट था, जिसको नॉर्मली ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे और बांग्लादेश को नॉर्मली वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। तो भाई साहब बांग्लादेशी जो थे यहाँ पर ये नॉर्मली बंगाली लैंग्वेज का बहुत इन्फ्लुएंस था,
तो इसलिए यहाँ पर ये बंगाली लैंग्वेज फॉलो करते थे। भाई जो बचपन से तुम बोलते आ रहे हो वही लैंग्वेज फॉलो करोगे ना। कोई कल को कहने लगे कि यार तुमको आज की डेट में जापानीज या फिर फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी है, तो कैसे तुम बोल पाओगे, क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर? तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो जो बंगाली लैंग्वेज यहाँ पर बोली जा रही थी उसको लेकर दिक्कत ये निकल कर आ रही थी कि इनको जो नॉर्मल मुस्लिम थे, जो खासकर पाकिस्तान वाले, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये बोल रहे थे कि तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम तो भाई साहब हमारी जो लैंग्वेज है प्रॉपर वो लैंग्वेज बोलते ही नहीं हो। तो इसके चलते इनको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया और बहुत ही गलत तरीके से देखा गया, और इवन इनके ऊपर में बहुत सारी चीजें जो है वो अपनी इन्होंने थोपी। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर निकल कर आई। तो आज की डेट में भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के अंदर में खासकर सोसाइटी डिवाइडेड रहती है लैंग्वेज को लेकर, तो तब से लेकर ये चीज आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बांग्लादेश ने अपनी लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि उर्दू उनके ऊपर में थोपी जा रही थी। तो इसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर ये बोला गया कि यार अपनी लैंग्वेज के लिए देश के अंदर में इतनी तकड़ी लड़ाई हो गई कि लाखों लोगों की जान चली गई। यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसलिए ये ट्रिब्यूट पूरा का पूरा जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये जाता है बांग्लादेश के हिस्से में। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने यहाँ पर हम लोगों को बोल सकते हैं कि ये डे पर्टिकुलर प्रोवाइड करा, क्योंकि उन्होंने इसके लिए आहुति दी है काफी तकड़े वाली। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, अब ये है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। अभी मैंने आप लोगों से हिंदी दिवस के बारे में बात कर ली, इंटरनेशनल जो है डे, बेसिकली जो इंटरनेशनल डे है उसके बारे में बात कर ली। अब तीसरा टॉपिक है इसके अंदर में, ये है क्लासिकल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में एक एक पॉइंट में आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, ताकि कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में न देखने को मिले। यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है, ये क्लासिकल लैंग्वेज बेसिकली हमारे देश के अंदर में जब किसी क्लासिकल लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, तो उसको कई सारी सपोर्ट मिलने लगती है कि हमारे देश के अंदर में उसको यूनिवर्सिटीज के अंदर में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए बकायदा सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे देश के अंदर में उसको प्रमोट किया जाता है जब किसी को ऐसा दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले दर्जा दिया गया था तमिल 2004 में, नॉर्मली लगता है संस्कृत को दिया गया होगा, पर संस्कृत को बाद में दिया गया। दूसरे नंबर पर संस्कृत को 2005 में, फिर कन्नड़ को, फिर तेलुगु को, फिर मलयालम और फिर उड़िया। अब ये टॉपिक मैं क्यों कवर कर रहा हूं, ये एक अलग से भी टॉपिक है, मुझे लगा अभी आप लोगों को कवर कर देता हूं, क्योंकि अक्टूबर 2024 में 5 नई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज के लिए अभी क्लियर की गई हमारे देश के अंदर में कैबिनेट के द्वारा। तो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये टोटल मिलाकर 6 लैंग्वेज तो आप लोगों के पास में ही है। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहा। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में रहना, कौन कौन सी जो नई लैंग्वेज है वो अभी यहाँ पर ऐड की गई है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक लैंग्वेज है मराठी, दूसरी लैंग्वेज है पाली, नेक्स्ट लैंग्वेज है यहाँ पर ये है प्राकृत, और नेक्स्ट लैंग्वेज है यहाँ पर आसामीज, और नेक्स्ट लैंग्वेज है यहाँ पर बंगाली। तो ये नई 5 लैंग्वेज अभी हमारे देश के अंदर में इसके अंदर में ऐड की गई है, जिसको आप लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हो यहाँ पर। और इसके अंदर में यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये रिसेंटली कब किया गया, ये रिसेंटली किया गया 2024 में अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास में, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि भाई अब क्लासिकल लैंग्वेज ऐड की जा रही है, तो यहाँ से इन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, और ये बोला जाता है कि इन लैंग्वेज को अगर आप लोग को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लासिकल लैंग्वेज के क्राइटेरिया के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, मतलब कौन से क्राइटेरिया के बेस पर हम लोग ये क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट तो यह कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो भाई साहब उसकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए, कम से कम 1500 से लेके 2000 साल पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए किसी लैंग्वेज को, तब चलकर हम लोग उसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे। यानी कि एंटीक हो, किसी के साथ में मिलती जुलती ना हो, ये बात बोली गई, मतलब पुरानी हो, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट रखा गया उसका एंशिएंट लिटरेचर, यानी कि पुराने टाइम पर टेक्स्ट वगैरह उसके हो, कुछ ना कुछ किताबें हो उसके बारे में लिखी गई हो, उससे लिखी गई हो, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि कितनी पुरानी है यहाँ पर ये। तो एंशिएंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट हो जिनका हिस्टोरिकली इंपोर्टेंस हो काफी ज्यादा है, तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाता है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर बात की गई है
कि भाई ओरिजिनल जो आज की डेट में ट्रेडिशनल है, जैसे नहीं हम बोलते हैं हमने संविधान जो है वहां से बोरोड कर लिया, कई बार बोलते हैं, तो वो कहीं से बोरोड नहीं की गई हो, वो लैंग्वेज कोई और कम्युनिटी की लैंग्वेज के साथ में वो मिलती जुलती ना हो, ये चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में किसी लैंग्वेज से यहाँ पर बोरोड नहीं की गई हो, और इसी के साथ में उसका जो एक तरीके से इवोल्यूशन हो यहाँ पर, ये डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पर मॉडर्न लैंग्वेज के साथ में मैच ना करती हो क्लासिकल लैंग्वेज, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। यानी कि हिस्ट्री में उसकी ओरिजिनल प्रेजेंस हो यहाँ पर तीसरे में, और यहाँ पर बात की जा रही है कि मॉडर्न जो भी है यहाँ पर आज की डेट में लैंग्वेज, उनसे वो डिफरेंट हो। अगर ये क्राइटेरिया ये चार फॉलो करती है, तो इस क्राइटेरिया के बेस पर यहाँ पर बोला गया कि भाई साहब हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज को ऐसे नहीं कि हवा हवा में डिक्लेयर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट जो है फिर यहाँ पर बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, स्टडी और प्रिजर्वेशन के प्लान बनाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके लिए प्रोफेशनल चेयर बनाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में, ताकि क्लासिकल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जा सके। तो इस तरीके से उसको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पास में भी इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर भी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया कि मदर टंग लैंग्वेज अलग अलग लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करके आप लोगों को बतानी है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यूपीएससी ने 2014 में इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, मैं आप लोगों को बता दूं। उसने बोला था कि कंसीडर करिए कौन सी लैंग्वेज, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज का नाम दे दिया, और बोला इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, 1 2 3 2 3 या फिर 1 2 3। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहले क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन आता तो कुछ और होता, पर अब क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा तो कुछ और आएगा, क्योंकि ये नई चीजें भी आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई पूरा का पूरा। तो मैंने सारे के सारे टॉपिक आप लोग यहाँ पर ऐड कर दिए इसको लेकर, ताकि आप लोग के माइंड में अब इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल में हालांकि डिस्कस तो दूसरा करने वाला था, पर लेकिन इसके चलते क्योंकि यहाँ पर ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले वही आर्टिकल में कवर कर लेता हूं जो कि इसी आर्टिकल से कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात की जा रही है। हमारे देश के अंदर में ई श्रम पोर्टल जो है यहाँ पर, इसमें अभी बोला गया है कि 22 शेड्यूल लैंग्वेज में अब ये अवेलेबल हो जाएगा, और खुद यहाँ पर सरकार के द्वारा ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया है। मतलब 22 की 22 शेड्यूल लैंग्वेज मैंने अभी आप लोगों को बता दी। अब जो ई श्रम पोर्टल है ये क्या है, क्योंकि अगर आप लोगों को ई श्रम पोर्टल के बारे में पता चल गया, तो इसका मतलब यह है कि आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन और कवर कर लोगे, क्योंकि ये सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है। खासकर किन लोगों के लिए स्कीम है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अलग अलग लैंग्वेज में आखिर इसके ऊपर में फोकस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ तो इंपोर्टेंस होगी ना यहाँ पर, कि भाई साहब इसको अलग अलग लैंग्वेज में क्यों डाला जा रहा है, क्यों इतनी मेहनत की जा रही है इसको लेकर। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को ई श्रम पोर्टल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर में आप लोग अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी एमएनसी में आप लोग काम करते हैं, तो भाई आप लोगों को प्रॉपर वहां पर टाइम रहता है, इस टाइम से इस टाइम तक ऑफिस में जाना है, इस टाइम से इस टाइम तक आप लोगों की छुट्टी होगी, इस टाइम से ये पर्टिकुलर आप लोग के लिए पक्ष रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। पर लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई माइग्रेंट वर्कर है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, गलियों में कोई सामान बेच रहा है, घरों में कोई काम करने जा रहा है, खेतों में कोई काम कर रहे हैं, या फिर कोई अलग अनऑर्गेनाइज वे में, क्या आप लोगों को पता है कि इनका कोई टाइम होता है, खेतों में काम करने का कोई टाइम होता है। भाई रोटी की बात है, भाई थोड़ी देर और कर लेते हैं। भाई सड़कों पर अगर कोई यहाँ पर सामान बेचने जा रहा है, कोई गोलगप्पे वाला है, कोई चूड़ियां वाला है, कोई घर गांव में आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर साइकिल पे रख के, कई बार ऐसा ना कि जैसे कपड़े बेचने आते हैं गांव में, अब तो काफी कम हो गया है क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो गई है, वरना पहले चूड़ियां बेचने वाले आप लोग को देखने को मिलते थे गांव में, कि चूड़ी पहना लो, ऐसे ऐसे बोला करते थे। भाई साहब कपड़े लेकर आया करते थे कि भाई कपड़े ले लो, चादरें ले लो, कंबल ले लो। तो सड़कों पर सब्जी बेचने वाले तो खैर आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे के कोई टाइम थोड़ी ना रहता है कि भाई इस टाइम से बस इस टाइम तक ही जाएंगे। भाई पूरे दिन है, लेके चले घर से सामान, शाम तक जब तक बिक जाए, वरना नहीं बिके तो नहीं बिके। तो वो चीजें हैं, तो इनको आज की डेट में कोई देखता नहीं था, तो इन सबको पता होना चाहिए सरकार को कि भाई इनका ध्यान कैसे रखेंगे। तो इसके लिए ई श्रम पोर्टल लेकर आया गया, जिसमें बोला गया कि नेशनल यानी कि देश के लेवल पर एक डेटा तैयार करेंगे, जिसमें ये लोग जिनको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, यानी कि इनके लिए कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आते हैं, तो इनको सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सरकार ने 26 अगस्त 2021 में लॉन्च किया। अब 2021 में क्यों लॉन्च किया, जैसे आप लोगों को पता है ना कि हमारे देश के अंदर में सुनामी जो है वो 2004 में आई, तो भाई साहब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आ गया। अगर ये हिस्ट्री आप लोगों को पता होती है ना दोस्तों, तो एग्जाम के अंदर में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है। तो ये हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ा करो, फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। 2021 में इसलिए लॉन्च किया गया
क्योंकि 2019 में और 2020 में कोविड-19 आ गया और कोविड-19 की वजह से ये सारे के सारे लोग जो हैं, जो अपना डेली वेज वर्कर थे, इनकी कहानी खत्म हो गई क्योंकि सब के सब घरों में बंद हो गए। तो भाई इनके घर चूल्हा कैसे जलेगा, इनकी जिंदगी कैसे चलेगी, इसका ध्यान कौन रखेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई उस टाइम पर, जिसकी वजह से ये सारी समस्या देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये लगा कि यार कल को चलकर अगर कोई ऐसी समस्या बनती है तो कोई ना कोई इनको देखने सुनने वाला होना चाहिए। अगर इनको कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा तो भाई इनकी तो कहानी खराब हो जाएगी, ये तो भूखे मर जाएंगे सारे के सारे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया सरकार के द्वारा कि यार हमारे पास में इनका डेटा होना चाहिए। अगर इनका डेटा हमारे पास में नहीं रहेगा तो भाई कैसे काम चलेगा? कल को चलकर यहाँ पर कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन बन रही है तो ये तो यार भूखे मर जाएंगे घरों में। तो इनका डेटा रहेगा तो कम से कम इनके लिए कोई स्कीम चला सकते हैं अगर कोई ऐसी आपदा पड़ती है। तो इसके चलते सरकार की आंखें खुली और सरकार की आंखें खुलने के बाद में अब प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों के सामने ये सारा डेटा अवेलेबल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक इसके पीछे पूरी योजना बनाई गई क्योंकि हमारे देश के अंदर में अब ये डेटा ये इसलिए भी आया क्योंकि आज की डेट में भी लगभग ये माना जाता है कि 80% से ऊपर लोग जो हैं वो भाई इन्हीं एरिया में काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्शन है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। और तो सब बोल देते हो आप लोग यहाँ पर कि भाई ये तो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, पर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि इस एरिया को इसके अंडर में लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि सारी चीजें ठप हो जाएं तो फिर काम कैसे चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है। तो ये यहां तक आप लोग समझ लें। तो अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिस्टम है जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इस पूरे सिस्टम को पहले यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में रखा गया था, पर अब आप लोग यहाँ पर इसको मल्टीपल लैंग्वेज में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते डेटाबेस यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताऊंगा जो कि क्वेश्चन पूछ चुके हैं पास में, ये ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 26 अगस्त 2021 में कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो लेबर की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रहेगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है जिनकी डेली वर्कर वाले रहते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड की जा रही है? कल को इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है तो इनका नाम होना चाहिए, क्या काम करते हैं, कहां पर ये रहते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर कौन सी स्किल है इनके पास में। तो ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली सरकार ने ताकि कल को अगर इनके लिए अलग अलग से स्किल लेकर आनी पड़े। भाई पता चला कोई यहाँ पर घूम के इधर उधर भट्टी पर काम कर रहे हैं, कोई पता चला कहीं किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कहीं पर सड़क बनाने में काम कर रहे हैं, कोई खेतों में काम कर रहे हैं, तो सबका पता होना चाहिए ना यहाँ पर। तो इस तरीके का देश में पहली बार फर्स्ट नेशनल डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए तैयार किया गया, इसलिए इसके इतने रोले मचे कि भाई ये कहां से आ गया निकलकर। इससे पहले कोई इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। और जब से अभी गिग वर्कर आए, गिग वर्कर मतलब आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ भी ऑर्डर करते हो तो घर पे पहुंच जाता है थोड़ी देर में आप लोग के। तो जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ये सारे के सारे जो आज के डेट में एप्लीकेशन है ये यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। तो इनके हाथ में है भाई साहब, इनको डिलीवरी देनी है कि नहीं देनी है। मोबाइल बंद कर लिया, डिलीवरी नहीं देनी है, किसी और को मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप लोग ओला उबर देख लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को यहाँ पर ये बहुत सारे जेप्टो वगैरह ये देख लो। तो इनमें दुनिया भर के लोग काम करने लगे हैं, तो इनके लिए भी कोई सोचने वाला होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, इनके लिए प्रॉपर आज की डेट में इस पोर्टल पर एंट्री की बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। पहले एक दिक्कत और होती थी यहाँ पर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वर्कर है कहीं पर काम कर रहा है तो भाई वहां पर उसको भगा दिया, अब मान लीजिए उसके वहां पर 5,000 रुपए फंसे हुए हैं, अब दूसरी जगह गया वहां पर भी कुछ पैसे छोड़कर चला गया, ऐसे ही काम नहीं हुआ, दिक्कत हो गई। कोविड-19 ने बहुत सारा पैसा फंस गया बहुत सारे वर्कर का। अब उन तक ये पैसा पहुंचाना भी आसान होगा, ये भी यहाँ पर सरकार ने बोला था इसके अंदर में। और इसको ई श्रम जो पोर्टल है एक ऐप भी लेकर आए, उमंग मोबाइल ऐप बोला गया, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था इसको लेकर, ठीक है। तो उमंग मोबाइल ऐप को कनेक्ट किया गया, इंटीग्रेट किया गया ई श्रम पोर्टल के लिए। तो ये किसके लिए किया गया? तो ये क्वेश्चन था अभी एग्जाम के अंदर में। तो याद रखना ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए था दोस्तों, ये इन लोगों के लिए था जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, तो उनके लिए यहाँ पर ये बात रखी गई ताकि इनकी भी बात सुनी जा सके। तो इनको बकायदा इनको ऑनलाइन रजिस्टर किया गया, इनको रजिस्टर करने के बाद में इनको एक कार्ड टाइप में दिया गया, और जो दुनिया भर की स्कीम्स हैं जो कि नॉर्मली लोगों को फायदा करती हैं, तो वो स्कीम्स यहाँ पर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो इनको दी गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वो इनको दी गई। तो बहुत सारी वेरियस जो सेंट्रल स्कीम है यहाँ पर
उनका फायदा इनको देने की बात की गई, ताकि ये जो लोग हैं ये सिस्टमेटिक वे में अपनी जिंदगी जी सके। तो ऐसा नहीं कि बस हवा हवा में ये काम कर दिया। तो यहाँ पर आज की डेट में ये सारी की सारी स्कीम है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए। और आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा, इससे तो क्वेश्चन भी पूछा गया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, ये बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था ना डायरेक्ट, कि आत्मनिर्भर जो यहाँ पर जिसको पीएम स्वनिधि बोला गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका था। इसी के से अर्बन और ग्रामीण लेग में इनको घर प्रोवाइड कराना, एमजी नरेगा। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेट की गई ई श्रम पोर्टल के साथ में, ताकि इसका फायदा इन लोगों को दिया जा सके जिनको कोई देखने रेखने वाला नहीं था। इसी के साथ में अगर इनमें से किसी के पास में ठीक ठाक स्किल है, तो नेशनल करियर सर्विस, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्किल इंडिया पोर्टल, ये बहुत सारी ऐसे भाई साहब इनके लिए सॉल्यूशन निकाले गए, ताकि कल को चलकर कोई ना कोई रोजगार यहां पर इनको दिया जा सके। ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सिस्टम हमारे देश के अंदर में इसीलिए लेकर आया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या क्या फीचर है भाई, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो गया, याद रखना इसको क्यों बोला गया यूनिवर्सल। अब कहीं भी तुम चले जाओ, तुम्हारा ये अकाउंट रहेगा, इसी में पैसा आएगा। तो आइडिया रहेगा कि भाई साहब आधार कार्ड के लिंक है साथ में, कल को पैसे नहीं मरेंगे सामने वाले इंसान के। सिंगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया कि बैंक आधार कार्ड के साथ में लिंक करो, और सेल्फ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल कर दिया, अपने आप ही करो। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट बोला था ना मैंने, अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई इंसान बिहार से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई यहाँ पर केरला से आ रहा है, कोई आसाम से कहीं से भी आ रहे हैं, तो भाई 22 लैंग्वेज अब यहाँ पर इसमें ऐड कर दी गई है, ताकि आसानी से यहाँ पर वो इंसान समझ सके और अपने आप रजिस्टर कर सके। पता चला वहां पर वो लिख पढ़ने, वो अपना रजिस्टर करने गया, वहां पर इंग्लिश लिखी हुई है, भाई को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो कैसे रजिस्टर कर लेगा। और भाई वो वैसे भी यार एक वर्कर है, नॉर्मल सड़कों पर काम करने वाला, घूमने वाला, वो पढ़ा लिखा थोड़ी ना ज्यादा है, तो इंग्लिश कैसे सीखेगा। इंग्लिश तो एक तरीके से उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, कोई लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ताकि और ज्यादा लोग रजिस्टर हो, तो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर दी 22 की 22। और साथ ही साथ में अगर किसी को कोई समस्या भी हो रही है, तो इसमें हेल्पलाइन सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये इसीलिए आप लोग सोच सकते हैं कि इतना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या की गई इस एप्लीकेशन में, जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी, भाई लोगों का डेटा ले लिया इन्होंने। अब कल को चलकर इतनी सारी अलग अलग वेबसाइट वगैरह इन्होंने ऐड कर दी। कल को चलकर मान लीजिए मुझे, जैसे मैं डाल दूं वहां पर कि मेरे पास में जॉब नहीं है, मैं भाई साहब टीचिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अगर कोई पूछे और वहां पर अगर टीचिंग की कोई जॉब आ गई जो मेरी क्वालिफिकेशन के साथ मैच कर रही है, तो तुरंत मेरे पास में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप क्या ये जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि मेरी स्किल के साथ में वो जॉब मैच कर गई। तो ऐसा भी प्रोविजन ऑनलाइन उन्होंने कर दिया कि जिनके पास में पैसा नहीं है उनको पैसा भी मिल जाए, उनको जॉब भी मिल जाए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके साथ में अकाउंट भी ऐड करा दी यहाँ पर, जो ये मैंने अभी डेटा आप लोग को बताया। तो सोचो कितने लार्ज स्केल पर हम लोग यहाँ पर ये काम कर पा रहे हैं, तो कितना फायदा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो कई बार तो यहाँ पर मान लीजिए, कई बार ऐसा होता नहीं कि इंसान जो है उसकी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कुछ फैमिली का डेटा भी यहाँ पर उसमें भरवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो चीजें हैं उस इंसान तक उसकी चीजें पहुंच जाए, वो बीच में कहीं मरे ना, वो बीच में कहीं खराब ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं आप लोग यहाँ पर कौन कौन इसका आंसर दे पाओगे। अभी बोले आप लोगों से कि यार ई श्रम पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये भाई साहब ये किसकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, अगर आप लोग बात करोगे तो किसके लिए यहाँ पर ये, तो ये सारी की सारी है कि भाई साहब यहाँ पर क्या क्या है, सारा का सारा स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि एक पोर्टल है यहाँ पर, रजिस्टरिंग द प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन इंडिया, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये पोर्टल है प्रोवाइड कराने के लिए स्किल डेवलपमेंट, और यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन अनऑर्गेनाइज वर्कर इन इंडिया। ये पोर्टल है क्रिएट करने के लिए नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन इंडिया विद आधार कार्ड सीडिंग। ये पोर्टल है फैसिलिटेट करने के लिए माइग्रेंट एंड मोबिलिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन इंडिया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाते हैं भाई साहब, ठीक है। आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो सारे लग रहा है कि ऐसे तो कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया है, ये आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो भाई साहब मेनली है ये डेटाबेस तैयार करने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का आधार कार्ड के साथ में लिंक करके। तो मेन पर्पज इसका यह है डेटाबेस तैयार करना। ये डेटाबेस जब तैयार हो जाएगा, ये तो बकायदा इनको सपोर्ट मिल रही है इसके बाद में, पर लेकिन इसका क्या पर्पज है पोर्टल का, क्योंकि ये तो एक वेबसाइट है ना यहाँ पर। तो टॉपिक को पढ़ना और क्वेश्चन को सोल्व करना ये अलग बात है,
अगर अच्छे लेवल पर करोगे तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। और अगर बस है ना, कई सारे लोग क्या करते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, एक बच्चे ने बोला सर टेस्ट सीरीज जो है उस इतनी टफ टफ क्वेश्चन डालते हो टेस्ट सीरीज के अंदर में एप्लीकेशन पर, सर कई बार ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ रखा और नंबर अच्छे नहीं आते हैं, इसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग खुद सोचो, मतलब आप लोगों के हाथ में बस छोटे छोटे से लॉलीपॉप पकड़ा दूं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, आप लोग उनको एंजॉय करते रहना यहाँ पर और खुश होते रहना, वाओ यार कितने क्वेश्चन सही कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। एग्जाम में जाओगे तो फिर वहां पर फेल होकर आ जाना। कम से कम आप लोगों का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो आप लोग एफर्ट डालोगे तो लेवल बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा ना। या फिर बस क्वेश्चन दे दूं बस ऐसे ही कि हाँ ठीक है, कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ तो मजा करे और एग्जाम में जाकर भाई साहब सब कुछ बाईपास हो जाए, वो वाले माहौल माइंडसेट तैयार करना चाहते हो क्या? तो यार कोशिश करो कि थोड़ा सा अच्छे से चीजों को लेकर चलो। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो सोचो, यहाँ पर यूपीएससी ऐसे आप लोगों के टॉपिक बनाती है, स्टेट पीसीएस फिर भी थोड़े हल्के बनाती है, एसएससी और हल्के बनाती है, तो फिर यूपीएससी की तैयारी छोड़ो, अगर मजे लेने आप लोगों को तो एसएससी की तैयारी कर लो यार। अगर आप लोग को यही काम करना है तो फिर क्यों एफर्ट डाल रहे हो इतने सारे, क्यों परेशान हो यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश करो कि चीजों को इस तरीके से लेकर चलो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। ओके, फाउंडेशन जिसके जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे ना, सबसे आसान तरीका है कि आप लोग एनसीईआरटी को कवर करो पहले। जब एनसीईआरटी कवर हो जाए आप लोग की और पुराने पीवाईक्यूज आप लोग के कवर हो जाए, तब आप लोग चलना आगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आप लोग के बताए गए हैं उनका बेसिक पर्पज यही है, ठीक है, ताकि आप लोग लेवल बढ़ाओ और एग्जाम कितना भी टफ क्यों ना हो आप लोग कंफर्टेबल फील करो वहां पर। एनसीईआरटी को आप लोग लेकर चल सकते हैं यहाँ पर आसानी से, ठीक है।